प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार एवं शिक्षा संबंधी विचार। अर्थात आज हम उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के सिरमौर महत्वपूर्ण विचारक गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार और शिक्षा संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे। बेटा ध्यान दें, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार एवं शिक्षा संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 20। मतलब अभी हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में अभी जो हमारा विचारक चला हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले चला हुआ है। तो आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों में आर्थिक और शिक्षा संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। बेटा ध्यान दें, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, देखो भले ही कोई भी विचारक हो भाई, मैं तो ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मीन्स सामाजिक समस्याओं से मुक्ति, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति। हमारी विडंबना आज यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन नहीं कर रहा है, जबकि सच्चाई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप में एक चिंतक ही है, और चिंतक है तो वह जो विचार देगा वह विचार उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर के देगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, अड़ोस पड़ोस का माहौल क्या है, इसी के साथ में जहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की है, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में कैसा माहौल मिला है, इन सब बातों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप उस विचारक के विचार उभर कर सामने आते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी इससे अछूता नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी जो अपने आर्थिक विचार दिए, शिक्षा संबंधी विचार दिए हैं, तो तत्कालीन भारत की जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के अपने विचार दिए हैं। उदाहरण के रूप में आर्थिक विचार की बात आती है तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह कमज़ोर थी, और उस समय भारत के अंतर्गत जब कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी तो ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था। तो ब्रिटिश सरकार मुक्त व्यापार की नीति का प्रयोग कर रही थी। अब बताइएगा मुझे, भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में क्या भारत और ब्रिटेन की तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए गोखले ने तर्क दिया कि ब्रिटेन को, ब्रिटिश सरकार को संरक्षण की नीति के साथ मर्यादित मुक्त व्यापार की नीति अपनानी चाहिए। अब जरा देखिएगा, परिस्थिति से प्रभावित होकर थी ये बात कही भाई, मैंने क्या कहा, संरक्षित नीति, मतलब भारत के जो कमज़ोर उद्योग हैं उन कमज़ोर उद्योगों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाए। अगर वो उद्योग बंद हो गए हैं, है ना, उनको हानि हो रही है, तो सरकार उनकी सहायता करे, और इसी के साथ में मर्यादित मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाए। इसका मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर के ये विचार दिया है। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कह दिया, क्या कह दिया साफ, कि भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, अर्थात कृषि और उद्योग के क्षेत्र में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाएगी तो ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से हम मुकाबला कर नहीं सकते हैं। इसलिए इन्होंने संरक्षित और मुक्त व्यापार की नीति के ऊपर बल दिया, तो परिस्थिति से प्रभावित हुआ ना। इसी तरीके शिक्षा के बारे में बात आती है, तो शिक्षा के बारे में भी उन्होंने क्या कहा है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत के अंतर्गत अगर किसी भी रूप में कोई विकास करना है तो इसका एक ही साधन है, वह क्या है, शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। यस, हम यहाँ तर्क दे सकते हैं, अगर किसी भी देश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन है केवल 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 शिक्षा। शिक्षा 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 से आप जैसा चाहें वैसा परिवर्तन कर सकते हैं। यस, इसलिए इन्होंने पश्चिमी शिक्षा की बातों को भारत में स्वीकार करने की बात की, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम जो है विवेक संगत तरीके से, तर्क संगत तरीके से निर्णय ले सकेंगे।
अब हालांकि मैं यहाँ आर्थिक और शिक्षा संबंधी विचारों पर अलग अलग से चर्चा करूँगा, मैंने तो यहाँ सामान्य जानकारी दी है। अब हम एक एक बात की चर्चा करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ 2 डायग्राम बनाए। देखो ये दोनों डायग्राम ऐसे डायग्राम हैं जिसके माध्यम से आप राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक के विचारों को समझ सकते हैं। समझे कैसे? नंबर 1 डायग्राम मैंने यहाँ लिखा है मूल लक्ष्य। मीन्स बेटा समझें, यूपीएससी वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, यूजीसी नेट वाले, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, ध्यान दें बेटा। देखो जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश कहाँ से होता है? राजा राम मोहन राय से होता है। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का निर्माता, जनक है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक, संस्थापक माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी चिंतक हैं उन सबका मूल लक्ष्य यही रहा है। क्या? भारत में आत्म चेतना जागृत करना, भारत में स्वावलंबन की भावना जागृत करना, भारत में आधुनिकता में स्वराज्य का अंकुरण तथा परिवर्धन रहा है। अब भले राजा राम मोहन राय हो, महादेव गोविंद रानडे हो, दादा भाई नौरोजी हो, फिरोज शाह मेहता हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, विपिन चंद्र पाल हो, और भले अंतिम मोहनदास करमचंद गांधी जी हो, सबका लक्ष्य रहा है राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक सबका मूल लक्ष्य यही रहा है। नोट करें, भले आप राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक किसी भी विचारक के विचारों का अध्ययन कर रहे हो, सभी का मूल लक्ष्य यही रहा है। सबके बारे में ये बात नोट कर सकते हैं। यस, डायग्राम नंबर 1 कंप्लीट। 2 दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है बेटा? देखिएगा बेटा, स्वतंत्रता आंदोलन को हम 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। 1885 से लेकर के 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। किसके द्वारा? एक अंग्रेज अधिकारी एओ के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारत आज़ाद कब होता है? 1947। मीन्स 1885 से लेकर 1947 तक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है, भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन होता है, उस स्वतंत्रता आंदोलन को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। समझने के लिए ध्यान दें। पहला है उदार राष्ट्रवादी काल। नोट करेंगे आप, उदार राष्ट्रवादी काल ये 1885 से 1905 तक है। इसके जो महत्वपूर्ण विचारक हैं वो राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनमें भी गोपाल कृष्ण गोखले सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उदार राष्ट्रवादी विचारधारा का जो नेता है गोपाल कृष्ण गोखले ही है। यस, नोट करेंगे। दूसरा है उग्र राष्ट्रीयता का काल। उग्र राष्ट्रीयता का जो काल है 1906 से 1919 है। इसके जो महत्वपूर्ण विचारक हैं वो लाला लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। इन तीनों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। क्यों? क्योंकि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का जो नेतृत्व किया है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। यस, उसके बाद में स्वतंत्रता का या स्वतंत्रता आंदोलन का गांधी युग आता है जो कि 1920 से 1947 तक है। यस बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले उदार राष्ट्रीयता के काल में आते हैं क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी विचारक हैं। क्लियर? अब ये 2 डायग्राम ऐसे जिसके माध्यम से आप राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक के विचारकों के चिंतन का, विचारकों के चिंतन मनन का, विचारकों के विचार विमर्श का यस अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब हम मूल बात पर आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार और गोपाल कृष्ण गोखले के शिक्षा संबंधी विचार। 2 पार्ट ले रहे हैं आज हम, 2 बातें चर्चा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में इनके क्या विचार हैं और शिक्षा के बारे में इनके क्या विचार हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या विचार हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम आर्थिक विचार। बेटा चूँकि ये बात सत्य है कि गोपाल कृष्ण गोखले के समय में भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, अविकसित अर्थव्यवस्था थी, और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से हम मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो उस समय जो मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जा रही थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने मुक्त व्यापार की नीति का विरोध किया और एक तर्क दिया कि मर्यादित मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाए। इसके साथ में सरकार का जो संरक्षण है वो भारतीय उद्योगों को मिलना चाहिए। जरा आप देखिएगा, ये जो तर्क दिया है गोपाल कृष्ण गोखले ने उस समय की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिया है। कैसे?
नोट करें। सबसे पहले तो आपको नोट करना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो आर्थिक विचार हैं वो एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं फ्रेडरिक लिस्ट के विचारों का प्रभाव गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों पर पड़ा है। समझे? अब कैसे? बिंदु रूप में समझेंगे। नंबर 1 बेटा, सबसे पहले नोट करेंगे नागरिक प्रशासन पर व्यय में कमी करने पर बल। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो पहला तर्क दिया वो तर्क ये दिया कि नागरिक प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, इस खर्चे का भार भारत के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में नागरिक प्रशासन में जो व्यय मीन्स खर्च, नागरिक प्रशासन में जो खर्चे की जा रही है वह खर्चे में कमी की जानी चाहिए। कमी कैसे की जाएगी? कमी इस रूप में की जाएगी कि जो नागरिक प्रशासन है इसमें जो प्रशासनिक पद होते हैं उन प्रशासनिक पदों पर यूरोपियन लोगों की नियुक्ति की जाती है और उनको ऊंचा वेतन दिया जाता है और निष्ठा से काम भी नहीं करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्क दिया, क्या तर्क दिया कि जो प्रशासनिक पद है उनके ऊपर भारतीयों की नियुक्ति की जाए और भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी तो भारतीय कम वेतन में भी निष्ठा से काम करेंगे। यस, नंबर 1। 2, अब नागरिक प्रशासन पर खर्चा कम होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ना? यस, मजबूत होगी। तो सेना पर व्यय कम करने पर जोर दिया, चूंकि मूल बात है कि गोपाल कृष्ण गोखले हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तर्क दे रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो इसके बारे में विचार दे रहे हैं। यही इनके आर्थिक विचार मीन्स ब्रिटिश संसद के सामने गोपाल कृष्ण गोखले जो अपने सुझाव दिए, जो तर्क दिए, किसके बारे में? अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो, हमारी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कैसे जो है आगे बढ़े। तो इसके लिए जो इन्होंने सुझाव दिए, जो तर्क दिए, वही इनके आर्थिक विचार कहलाए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। यस, सेना पर व्यय कम करने पर जोर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कहा कि सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है सेना की जो संख्या है, सेना की संख्या कम की जाए, एक तर्क। दूसरा कहा गया कि सेना में जो है यूरोपियन लोगों को नियुक्त किया जाता है, उन्हें ऊंचा वेतन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो सेना के पद हैं उनके ऊपर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, जिससे कि उनको कम वेतन भी किया जाएगा और वो निष्ठा से काम भी करेंगे, तो इससे भी हमारे जो है धन है वो बचेगा। तीसरा है भारतीय आर्थिक हितों के विपरीत रेल व्यवस्था के विकास का विरोध। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भाई ठीक है, ब्रिटिश सरकार भारत में रेल व्यवस्था के विकास की बात कर रही है, लेकिन रेल से या जो ट्रेन सिस्टम है, रेल व्यवस्था है, इसका जो विकास हो रहा है इससे भारत को हानि हो रही है। हानि क्या हो रही है? इस हानि को रोकें क्या कि भारत से जो कच्चा माल है ट्रेनों के माध्यम से ब्रिटेन में जा रहा है और उसके बाद में वहाँ पर उस कच्चे माल को जो है निर्मित माल में, उस कच्चे माल से जो है वस्तुएं तैयार कर करके वापस भारत में ही महंगे दामों में बेची जाती है। कच्चा माल यहाँ से सस्ते दामों में लिया जाता है और उसके बाद में महंगे दामों में जो कच्चा माल है उससे निर्मित माल कर करके भारत में बेचा जाता है। तो इससे जो है दोहरी मार पड़ रही है, कच्चा माल सस्ते दाम में जा रहा है और वहाँ से निर्मित माल भारत में जो है ऊंचे दामों में लिया जा रहा है। तो इस स्थिति में गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्क दिया है कि केवल इस बात को लेकर के जो है ट्रेन सिस्टम, रेल व्यवस्था का विकास कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने रेल व्यवस्था के विकास का विरोध किया। चौथा, कर नीति, टैक्स, कर नीति एवं कर मात्रा में परिवर्तन पर बल। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्पष्ट रूप में कहा कि यहाँ पर जो कर लगाया जा रहा है, कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कर की मात्रा को कम किया जाए और इसके साथ में जो टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, तो कर क्या है कि विशेषकर देखा जाए कि जो लोग कर देने के सामर्थ्य नहीं रखते हैं उनके ऊपर कर नहीं लगाया जाए। और वास्तव में जो कर लगाया जा रहा है वह कर इस रूप में लगाया जा रहा है जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कर की जो है मात्रा है वो कम करने की बात की है। पांचवा है ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास के प्रयत्न किए जाएं। गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कहा कि ग्रामीण समाज का आर्थिक विकास तभी होगा जबकि जो किसान हैं उन किसानों को जो ब्याज के ऊपर ऋण दिया, मतलब जो कर्ज दिया जा रहा है ब्याज के ऊपर, तो उसे ब्याज की मात्रा घटाई जाए। इसके साथ में सरकार को किसानों का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना की जाए जिससे कि वो कम ब्याज में किसानों को कर्जा दे और इसी के साथ में समय समय पर सरकार के द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता, अनुदान दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो डेफिनेटली हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। छठा,
भारतीय उद्योगों के लिए सरकारी संरक्षण की मांग, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय उद्योगों के लिए सरकारी संरक्षण की मांग। गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कहा कि अगर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो भारत के उद्योग हैं, भारत के उद्योग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है मजबूत है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में क्या भारत के उद्योग ब्रिटेन के उद्योगों से मुकाबला कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। तो फिर इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्क दिया कि जो भारतीय उद्योग है, भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, मतलब उनको जो है कहेंगे कि कृपा पात्र दृष्टि से देखा जाए, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद दिया जाए, उनको जो है सहायता दी जाए। अगर उद्योग बंद हो रहे हैं, कोई नुकसान हो रहा है, तो सरकार उनकी सहायता करे। अगर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाएगी तो इससे भारतीय उद्योग कभी विकसित नहीं हो पाएंगे, वो ठहर ही नहीं पाए, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्क दिया कि भी ब्रिटिश सरकार भारत के जो उद्योग हैं, उद्योगों का संरक्षण दे, और संरक्षण के साथ साथ मर्यादित मुक्त व्यापार की नीति को अपनाए, है ना, मर्यादित मुक्त व्यापार की नीति को अपनाए। यस। सातवां है औद्योगिक विकास के लिए स्वयं भारतीय भी प्रयत्न करे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, क्या कहा कि ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत के उद्योगों को संरक्षण देगी, उनकी सुरक्षा करेगी, उनको अनुदान देगी, मर्यादित व्यापार की नीति अपनाई जाएगी, लेकिन इसके साथ में भारतीयों का भी कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि औद्योगिक विकास के लिए स्वयं भारतीय ही प्रयत्न करें। मतलब जो भारतीय हैं वो भी उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्न करें। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश सरकार के सहारे बैठे रहें, स्वयं भी प्रयत्न करें। अगर स्वयं प्रयत्न करेंगे तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होगी। आठवां है वित्तीय विकेंद्रीकरण में अन्य सुधार। गोपाल कृष्ण गोखले ने वित्तीय केंद्रीकरण का विरोध किया और वित्तीय विकेंद्रीकरण के ऊपर बल दिया, और इसके साथ में और भी सुझाव दिए हैं जिनको कि हम यहाँ 4 बिंदु के माध्यम से समझेंगे। पहला है, गोखले केंद्र एवं प्रांतों के बीच राजस्व के वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाने के पक्ष में थे। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्क दिया कि केंद्र और प्रांतों के बीच में जो राजस्व है उसको जो है न्यायसंगत तरीके से जो है वितरित किया जाए, न्यायसंगत तरीके से केंद्र और प्रांतों के बीच में। दूसरा है, केंद्र से अनुदान और प्रांतों की शक्तियों पर लोक नियंत्रण। गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्क दिया कि जो प्रांत हैं, प्रांतों को केंद्र से अनुदान दिया जाए, अनुदान सहायता दे, आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन इसके साथ साथ गोखले ने ये भी तर्क दिया, क्या तर्क दिया कि प्रांतों की शक्तियों के ऊपर लोकप्रिय नियंत्रण रखा जाए। मतलब प्रांतों को अनुदान तो दे केंद्र, लेकिन प्रांतों के ऊपर लोकप्रिय नियंत्रण केंद्र का होना चाहिए। यस। तीसरा है, केंद्रीय बजट में आय व्यय में संतुलन। गोपाल कृष्ण गोखले ने तीसरा तर्क दिया यहाँ कि केंद्रीय बजट में आय व्यय में संतुलन। अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि जो केंद्रीय बजट तैयार किया जाता है, मतलब आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, आय व्यय का जो विवरण होता है, उसे बजट कहा जाता है। बजट बूजट शब्द से निकला है, बूजट का अर्थ होता है थैला खोला गया है। तो ये बातें हम लोक प्रशासन के अंतर्गत जब बजट का टॉपिक लेंगे तब बताएंगे सारी बातें, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। तो केंद्रीय बजट में जो आय और व्यय है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर, आय और व्यय है, इसमें संतुलन स्थापित किया जाए दोनों के अंतर्गत, है ना। इसके बाद में पांचवा है, स्वर्णमान कोष की स्थापना की आलोचना की। अर्थात वास्तविक रूप में ब्रिटेन के द्वारा जो भारत की मुद्रा है रुपया और जो ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, इन दोनों का इन्होंने सामंजस्य स्थापित किया। मतलब जो भारत की मुद्रा रुपया है, इसको ब्रिटेन की मुद्रा जो है पाउंड, उसमें परिवर्तित करने की बात की, और इसके लिए इन्होंने जो है स्वर्णमान कोष की स्थापना की उस समय ब्रिटेन ने। तो जो स्वर्णमान कोष की स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी आलोचना की कि भाई हम उनका मुकाबला इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 तर्क हो गए। इसके बाद में हम आर्थिक विचारों का निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष नोट करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का निष्कर्ष, ये आपको नोट करना है, क्योंकि पीएससी एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो निष्कर्ष में 2-4 बातें जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो लिखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का निष्कर्ष। मैंने यहाँ संक्षेप में लिखा है निष्कर्ष, कैसे लिखना है आपको, गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे आप? निष्कर्ष निकालेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के जो आर्थिक विचार है, वो जो आर्थिक विचार है वास्तविक रूप में आर्थिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। किस पर? आर्थिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। आर्थिक राष्ट्रवाद पर आधारित इसलिए क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया है कि भारत के उद्योगों को जो है सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए, भारत के उद्योगों को ब्रिटिश सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए, और मर्यादित मुक्त व्यापार की नीति अपनानी चाहिए। इसलिए इन्होंने अपने जो है राष्ट्र की बात की है, जिसको कि आर्थिक राष्ट्रवाद की संज्ञा दी जाती है। इसी के साथ में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने आर्थिक विचारों का जो मूल विचार दिया है, वो मूल विचार ये है, क्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि से उद्योगों में परिवर्तित करना चाहते थे।
समझे बेटा? तो आप नोट करेंगे कृषि से उद्योगों में परिवर्तित करना चाहते थे। यस, 2 बात। तीसरी बात, गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कह दिया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कमज़ोर है, पिछड़ी हुई है, तो ब्रिटेन की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इससे मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार की मुक्त व्यापार की नीति है, मुक्त व्यापार की नीति के स्थान पर गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्क दिया कि कृषि और उद्योगों में सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी सहायता और सरकारी संरक्षण की नीति अपनाई जाए। तर्क देखिएगा आप। यस, तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, शिक्षा संबंधी विचार। एजुकेशन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या तर्क दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कहा कि विकसित एवं विवेक संगत शिक्षा प्रणाली, नोट करेंगे आप, विकसित एवं विवेक संगत शिक्षा प्रणाली, फिर से बोल रहा हूँ, विकसित एवं विवेक संगत शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही किसी देश का विकास हो सकता है। अगर उस देश की जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, वो विकसित नहीं है, विवेक संगत नहीं है, तो निश्चित रूप में वहाँ वो देश विकसित नहीं हो सकता, वहाँ पर राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण के लिए उचित, विवेक संगत, विकसित शिक्षा प्रणाली का होना अति आवश्यक है। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया, तर्क दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिणी शिक्षा समाज तथा दक्षिणी सभा के माध्यम से शिक्षा प्रसार का अथक प्रयास किया। किसका? शिक्षा प्रसार का। किस किस के माध्यम से? दक्षिणी शिक्षा समाज तथा दक्षिणी सभा के माध्यम से शिक्षा प्रसार का अथक प्रयत्न किया। यस, अब बिंदु रूप में लेते पहला जो इनका सुझाव है, शिक्षा की व्यापक अवधारणा। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन की व्यापक अवधारणा, कॉन्सेप्ट की बात की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने साफ कहा कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास होगा। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक मतलब सर्वांगीण विकास होगा। शिक्षा को किसी एक आयाम में नहीं बांधा है, बल्कि शिक्षा के इन्होंने बहुआयाम में लिया है, मल्टी डायमेंशन में लिया है। ठीक है। 2, उदार पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। गोपाल कृष्ण गोखले ने उदार पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। उदार पाश्चात्य शिक्षा, इसका मतलब ये है कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो किसी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करती है, बल्कि पश्चिमी शिक्षा वास्तविक रूप में विवेक संगत शिक्षा प्रणाली की बात करती है। किसकी? विवेक संगत शिक्षा प्रणाली की बात करती है। और विवेक संगत शिक्षा प्रणाली की बात करती है तो इसी का समर्थन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। यस बेटा। तीसरा, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। गोपाल कृष्ण गोखले ने तर्क दिया कि वास्तव में देखा जाए तो जो 6 से 10 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आज आप देखिएगा हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत इसको अधिकार, ये जो अधिकार है, ये अधिकार की व्यवस्था कर दी गई है ना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। यस, जरा आप देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले की दूरदर्शिता कितनी है। उस समय ये जो बात कह रहे थे ब्रिटिश सरकार से कह रहे थे 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन आज तो हमारी भारतीय सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। चलिए, चौथा है तकनीकी शिक्षा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी विकसित हो सकती है जबकि वहाँ पर तकनीकी शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया जाए। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने तकनीकी शिक्षा के ऊपर भी बल देने की बात की। किससे? ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश सरकार से। यस। 5वां है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता। बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की बात की, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज की बात की कि जो विश्वविद्यालय वो स्वायत्त हों। जबकि इसी बात को लेकर कि वहाँ ब्रिटिश सरकार ने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पारित किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था ये जो है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के ऊपर एक प्रकार से आँच थी और गोखले ने इसका विरोध किया। ठीक है बेटा। तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने बात की कि ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। इसके बाद में एजुकेशन सिस्टम के बारे में इन्होंने क्या कुछ कहा है, निष्कर्ष में हम सारी बातें ले लेंगे। निष्कर्ष, गोपाल कृष्ण गोखले ने उदार पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम को उपयोगी बताया। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने जो उदार पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और वहाँ का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है,
उसको भारत के लिए उपयोगी माना। क्यों माना उपयोगी? क्योंकि वहाँ जो शिक्षा प्रणाली है, जो उसका सिलेबस पाठ्यक्रम है, उसमें वास्तविक रूप में विवेक संगतता के ऊपर बल दिया गया है, तर्क संगतता के ऊपर बल दिया गया है, बुद्धि संगतता के ऊपर बल दिया गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बात को स्वीकार किया है कि भी भारत के लिए ये बातें उचित हैं, श्रेष्ठ हैं। इसके बाद में भारत की तत्कालीन दुर्दशा से मुक्ति तथा आशापूर्ण भविष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय शिक्षा को मानते थे। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के समय में जो भारत की तत्कालीन स्थिति थी, जो भारत की तत्कालीन दुर्दशा थी, उस दुर्दशा से मुक्ति तभी मिलेगी और आशापूर्ण भविष्य का निर्माण तभी होगा, आशापूर्ण भविष्य की ओर तभी बढ़ेंगे जबकि हम एक उचित शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर लागू करें। फिर से बोल रहा हूँ, भारत की तत्कालीन दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए तथा आशापूर्ण भविष्य की ओर बढ़ने का, मतलब आशापूर्ण भविष्य, भारत का जो भविष्य वो आशापूर्ण हो, बढ़ने का एकमात्र उपाय एजुकेशन, शिक्षा को मानते। गोपाल कृष्ण गोखले शिक्षा को ही एक साधन मानते थे, शिक्षा को उपाय मानते थे, शिक्षा को एक ऐसा उपाय मानते थे जिससे कि आशापूर्ण भविष्य का निर्माण हो, भारत के आशापूर्ण भविष्य का निर्माण हो और तत्कालीन जो भारत की दुर्दशा थी उस दुर्दशा से मुक्ति भी केवल शिक्षा के माध्यम से मिल सकती है। मतलब शिक्षा को इन्होंने एक जो है उपयोगी साधन माना, एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना है एजुकेशन को, शिक्षा को। शिक्षा से भारत की जो तत्कालीन दुर्दशा है उससे मुक्ति पाई जा सकती है और एक आशापूर्ण भारत के भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, जिसका केवल एकमात्र उपाय बताया शिक्षा, 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 एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। ये बात पूर्णतः सत्य है। अरस्तु ने भी, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक है, अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इस बात की ओर संकेत किया था कि अगर वास्तविक रूप में किसी भी देश के विकास की बात की जानी है और अगर उस देश में किसी भी दृष्टिकोण से देखें, किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना है तो उसका केवल एक उपाय है एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। किसने की बात? राजनीति विज्ञान की जनक अरस्तु ने। कहाँ? अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। गोपाल कृष्ण गोखले भी ये बात कह रहे हैं। जरा देखिएगा आप, दूरदर्शिता की बात आ रही है यहाँ। तो ये बात जब कही जाती है ना कि भारतीयों को तो चिंतन करना नहीं आता है, तो आप देखिएगा कितनी दूरदर्शिता की बात है। अब मुझे नहीं मालूम है गोपाल कृष्ण गोखले ने अरस्तु का अध्ययन किया या नहीं किया, लेकिन अरस्तु की बातों को यहाँ ये जरूर कह रहे हैं। ये हो गया गोखले के आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी विचार। मुझे पूरा विश्वास है आप गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक एवं शिक्षा संबंधी विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। कल हमारा अंतिम लेक्चर होगा गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर, क्या गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों का योगदान, और इसी के साथ में जो उदार राष्ट्रवादी विचारधारा है, आधुनिक भारत की जो उदार राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसका भी ये अंतिम लेक्चर होगा, अंतिम, कल का लेक्चर नंबर 21। उसके बाद में हम उग्र राष्ट्रवादी काल की चर्चा करेंगे, अर्थात आधुनिक भारत की उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की चर्चा करेंगे। यस बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप ये सब बातें अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।